हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि भौतिक विज्ञान की निम्नलिखित दो शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान, मैंने आपको बता दिया था भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहला चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आपका आधुनिक भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं बनाई गई है। एक होता है चिरसम्मत भौतिकी, एक होता है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान की निम्नलिखित दो शाखाएं होती है, एक चिरसम्मत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। और कल मैंने बता दिया था कि सन 1900 से पहले का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अपन चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं, और 1900 के बाद का जो ज्ञान प्राप्त हुआ भौतिक विज्ञान का उसे हम आधुनिक भौतिकी में रखते हैं। फिर मैंने कल इनकी शाखाएं भी बता दी थी, तो आपको एक नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। कल मैंने आपको विज्ञान की परिभाषा लिखाई थी, एक भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिखाई थी। इसके बाद आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं मैं वो भी आपके यहाँ पर लिख दूंगा कि इसी प्रकार से आपको नोट्स तैयार करने हैं। भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र में अपन लिखेंगे भौतिक विज्ञान को निम्नलिखित दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक विज्ञान को निम्नलिखित दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। एक होता है आपका आधुनिक भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले आएगा आपका चिरसम्मत भौतिकी।
चिड़सम्मत भौतिकी। मैंने आपको बोला था कि सन 1900 से पहले भौतिक विज्ञान का जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम चिड़सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। सन 1900 से पूर्व जो भी भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ उसे चिड़सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। तो सन 1900 से पहले भौतिक विज्ञान का जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम किस में रखते हैं? चिड़सम्मत भौतिकी में। और चिड़सम्मत भौतिकी में भौतिक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं को वर्गीकृत किया गया है। चिड़सम्मत भौतिकी में भौतिक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं सम्मिलित हैं। चिड़सम्मत भौतिकी में भौतिक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं सम्मिलित हैं। अब कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कल मैंने आपको बताया भी था। अब एक एक शाखाओं के बारे में अपन पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो चिड़सम्मत भौतिकी में भौतिक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। उनमें सबसे पहली आती है यांत्रिकी। अब यांत्रिकी क्या होती है पहले ये समझें। अगर कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गतिमान है, तो अगर हम किसी स्थिर वस्तु का या गतिमान वस्तु का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी में हम स्थिर वस्तुओं का और गतिशील वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी में स्थिर वस्तु होगी तो स्थिति का अध्ययन करेंगे, और अगर वस्तु गतिशील होगी तो उसकी गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे। तो इस आधार पर यांत्रिकी की दो शाखाएं हो जाती है, एक होती है स्थितिकी और एक होती है गतिकी। देखें, इस शाखा के अंतर्गत स्थिर एवं गतिमान वस्तुओं का
अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर यांत्रिकी की दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है आपकी स्थितिकी। स्थितिकी में आप क्या करते हैं, स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। स्थितिकी में अपन स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। गतिकी, गतिकी में हम क्या करते हैं, गतिमान वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी में हम क्या करते हैं, यांत्रिकी में अपन उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो स्थिर होती है या गतिमान होती है। अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थितिकी में आ जाती है, और अगर वस्तु गतिमान है तो वो गतिकी में आ जाती है। अगली बात, यांत्रिकी की एक शाखा और होती है तरल यांत्रिकी, और तरल यांत्रिकी के अंतर्गत अपन गैस तथा द्रव के अणुओं की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी की एक अन्य शाखा तरल यांत्रिकी भी होती है। यांत्रिकी की एक अन्य शाखा तरल यांत्रिकी भी होती है। तरल यांत्रिकी में द्रव तथा गैस के अणुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, यांत्रिकी के एक शाखा और हो गई तरल यांत्रिकी, और तरल यांत्रिकी में अपन द्रव तथा गैस के जो अणु होंगे उनकी गति का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन किसके अंतर्गत आ जाता है, तरल यांत्रिकी के अंतर्गत आ जाता है। ये अध्ययन तरल यांत्रिकी के अंतर्गत क्या होता है, आ जाता है। अब देखें, अब चिरसम्मत भौतिकी की अन्य शाखा जो आएगी
वो अपन उसके बारे में बात करते हैं। ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होता है? ऊष्मागतिकी में हम ताप, ऊष्मा और सूक्ष्म निकाय का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी में हम ताप, ऊष्मा एवं सूक्ष्म निकाय का अध्ययन करते हैं। अब सूक्ष्म निकाय क्या होता है? पहली बात तो निकाय क्या होता है ये समझेंगे, और सूक्ष्म निकाय क्या होता है फिर ये समझेंगे। पहले अपन लिख देते हैं ऊष्मागतिकी। इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत ताप, कौमा ऊष्मा एवं सूक्ष्म निकाय का इस शाखा के अंतर्गत ताप, ऊष्मा एवं सूक्ष्म निकाय का अध्ययन किया जाता है। तो इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा का, ताप का और सूक्ष्म निकाय का अध्ययन किया जाता है। अब निकाय होता क्या है? अगर हम किसी गैस का, अगर हम एक कमरे के अंदर एक गैस भरी हुई है और उस गैस का हम अध्ययन कर रहे हैं, और उस गैस का हम अध्ययन कर रहे हैं और केवल उस गैस के एक अणु का अध्ययन करें, या गैस के सभी अणुओं का अध्ययन करें, तो एक अणु या कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। कण या कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। निकाय निकाय कण या कणों के समूह को निकाय कहते हैं। कण या कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। तो यांत्रिकी के अंतर्गत दूसरी शाखा आई ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं? ताप, ऊष्मा एवं सूक्ष्म निकाय का अध्ययन करते हैं। निकाय क्या होता है? कण या कणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? निकाय कहते हैं। कण दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म, एक होते हैं स्थूल। स्थूल का मतलब जो बहुत बड़े होंगे उन्हें स्थूल कहेंगे, सूक्ष्म जो छोटे छोटे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म कण कहेंगे। तो इस प्रकार से यांत्रिकी की आपने अभी दो शाखाएं देखी है। एक देखी आपने यांत्रिकी और दूसरी शाखा देखी आपने ऊष्मागतिकी। तो चिरसम्मत सिद्धांत में आपने दो शाखाओं का अध्ययन कर लिया। अगली शाखाओं का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।